मुस्तफा जाहिद आज तक कोक स्टूडियो में दिखे ही नहीं है, ये क्या वजह है? दुख की बात है, 12-14 साल तो हो गए कोक को आए हुए। ऐसे ही है। सही है। मुझे आज तक नहीं समझ आई मैंने कोक स्टूडियो क्यों नहीं गाया। आजकल के जो सिंगर्स हैं ऑटो ट्यून को यूज करते हैं, आप लोगों को क्या एहसास कमतरी होती है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और आजकल लाइमलाइट फलां को मिली हुई है, फलां को मिली हुई है? मैं ऑटो ट्यूनर के खिलाफ नहीं हूँ। आतिफ, मैं, अली जफर, फरहान, सबके गानों में ऑटो ट्यूनर कहीं ना कहीं आपको। पठान मूवी आ रही है शाहरुख खान की, वो कंट्रोवर्शियल हुई हुई है, उसमें एक गाना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप सोचे वो क्या लोग होंगे, वो क्या सोसाइटी होगी जिनको एक गाने से मसला है। यानी आपका दीन, आपका सब कुछ एक गाने की वजह से प्रॉब्लम में आ रहा है। अक्सर हम देखते हैं इंडिया में पाकिस्तानी सिंगर्स से जलते हैं और बोलते हैं कि इनको काम ना दो, इनको बुलाओ नहीं यहाँ पे। उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब इंडिया जा रहे थे, इसी तरह किसी सिंगर ने, सुबह खान साहब ने अखबार देखा इंडिया में, तो लिखा हुआ था कि खान साहब इस तरह गाते हैं जैसे फटा हुआ बाजा। ये जो गाने शायर लिखते हैं, जैसे भाग भाग डी के बोझ आ बैठ मेरे घोड़े पर, तो ये जो लिरिक्स लिख रहे हैं, ये क्या गंदे गाने की रिक्वायरमेंट है? एक गाना था इस तरह, मुझे भी बोला गया था गाने के लिए बैक इन द डेज, गाने आई डिडंट सिंग इट। यार इमरान हाशमी पे आपके गाने सारे पिक्चराइज हुए, उसने लिप सिंगिंग की। कभी आपको मौका मिला इमरान हाशमी की किसी चीज पे लिप सिंगिंग करने का? ये समझ ही गए ये कट नहीं हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। इनकी कामयाबी का आज ज़माना है शाहिद, जिसने फाड़े बाजे भारत में, वो है मुस्तफ़ा जाहिद। बहुत शुक्रिया। भुला देना मुझे, आप बुलाने वाली आइटम है अलविदा तुझे, तुझे जीना है। सर कैसा लगता है बेसुरा आदमी एक सुरीले आदमी के सामने गाए? तो इतना हंसी वाला गाना है नहीं है ना? आपका एक्सप्रेशन गलत था। अच्छा, जरा दुखी कैसे गाना कैसे कैसे? भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, इतना मध्यम है ये। तुझे जीना है, तुझे जीना है मेरे बिना। अच्छा, मैं वो वाली हंसी ला रहा हूँ, तंजिया। लेकिन हूं मैं भी दुखी। हम सब अंदर से बहुत दुखी। कैसे सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक है। मुस्तफ़ा जाहिद मतलब कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी प्रोफाइल में जो गाने हैं, मतलब समझ नहीं आता कि आपने इमरान हाशमी का कैरियर बनाया या इमरान हाशमी ने आपका कैरियर बनाया, क्योंकि दोनों का डेब्यू साथ साथ ही है तकरीबन। आवारापन में अगर आप वहाँ से शुरू करूँ मैं, आपके तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ये आपकी शनाख्ती कार्ड है। ये डॉलर से ज्यादा पूरी दुनिया में बिके हैं। कैसे मिले ये गाने, कैसे मिले? इसको कैसे भट्ट साहब तक कैसे गए, या इमरान हाशमी ने सेलेक्ट किया था, या गाना ये वहां बना था, कैसा हुआ ये? यार ये एक्चुअली मेरी जिंदगी का पहला गाना था जो मैंने लिखा था, तो फिर आओ मुझको सताओ। अच्छा, ये आपने लिखा है? ये मैंने खुद लिखा था गाना और बनाया भी खुद था। पहला ही गाना था जो कंपोज किया था। उस टाइम पे एक गाना था, मैं हमेशा अपने शोज पे भी मेंशन करता हूँ, ये जो मुझे बहुत पसंद था। अदनान समी का आपको याद है गाना होता था, भीगी भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में, वो गाना मैं बहुत गाता था। अच्छा। और उसके साथ ही बस मैंने वो गिटार पे बजाना सीखा एंड देन उसमें से ही गाना बन गया बैठे बैठे। अब जब ये गाना बना तो जी बैंड, हम एक रॉक बैंड थे अपनी तरफ से, याद होगा रोजन। रोजन। अच्छा, ये भी एक है। उस टाइम वो एक एक्स चल रहा था ना। हाँ, याद आपको 2005-6 में वो ये एक्स वाला भी चल रहा था। जिसके नाम में जेड आता था वो एक्स हो जाता था। तो वो बैंड ने कहा बड़ा बुरा गाना बनाया यार, ये तो फॉर वार कर दे, बिकॉज इमेजिन एक रॉक बैंड, इतना दुखी गाना समझ नहीं आती थी। खैर जी, मैंने वो गाना एक कोई 2025 में एक जनाब हमारे साथ होते थे उस वक्त टीम में, उनके पास रिकॉर्ड कर लिया, बड़ी रिक्वेस्ट करके कि यार हल्का फुल्का सा रिकॉर्ड करते हैं। वो एक वेबसाइट थी अपनी isp.com उस टाइम के ऊपर, उस पर रिलीज़ भी कर दिया। वो होते होते एक दिन मैं मोटरवे पे था, तो फ़ोन आया कि जी मैं महेश भट्ट बात कर रहा हूँ और आपका एक गाना है जो हमारी एक फ़िल्म थी, बड़े अरसे से नामुकम्मल थी, और ये गाना मिला तो हमें फ़िल्म मुकम्मल हो गई उसकी वजह से, और वो गाना तो फिर आओ था। तो पहले तो मुझे लगा कि यार कोई प्रैंक कॉल भी हो सकती है। उस टाइम पे आपको याद होगा इनकमिंग भी बड़े पैसों की, इनकमिंग के भी पैसे होते थे, उठाते हुए भी डरते थे। हाँ, तो मैंने कहा यार, फिर मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने नंबर किससे लिया, कुछ रेफरेंस बताया, तो आई फिगर्ड आउट कि यार ऐसा है। और फिर दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे कैरियर का, वो नादिर बड़ा स्टार्ट था। मैं उस तक अंडरग्राउंड में बहुत शुरू ही किया था गाना भी। म्यूजिक बनाना नहीं आता था,
गाना भी नहीं आता था, जो सच्ची बात है। मैंने गाना इंडिया में बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद सीखा है। मतलब उस टाइम पे जब डेब्यू करने चला गया था तो उससे पहले कोई बैकग्राउंड तो था नहीं म्यूजिक का। स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, मैं डिबेट्स करता था गवर्नमेंट कॉलेज में और अपने कॉलेज में, तो मुझे गाना वाना ऐसे नहीं आता था। कॉम्पोजिशन अच्छी थी। फिर में गाना रिलीज हुआ, मुझे आज तक याद है भट्ट साहब के पास बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कुछ और भी सुनाओ फिर, अब अगर ये गाना सुनाया मैं तो। उस टाइम पे मेरी एल्बम में गाना था आना जाना ना कर दीवाना, लिरिक्स उसके थोड़े डिफरेंट थे, तो उन्होंने वो गाना ना इंस्ट्रूमेंटल था, मतलब उसमें सिर्फ गिटार बजता था और कोरस में मैं एक बात करता था आना जाना। कैसे कैसे? आना जाना ना कर दीवाना। ये तो वही है। ये उन्हें गाना समझ आ गया और हाँ। ये देन दिस सॉन्ग वाज टर्न्ड इनटू तेरा मेरा। हमने गाना भी बना लिया, 2 गाने। अब जब ये गाने गा के वापस आए तो इंडिया में काम करके देखा कि यार यहाँ तो लोग बहुत तैयार हैं, 20-20 साल से सीख रहे हैं, जो लोग बजा भी रहे थे साथ वो माशाल्लाह बहुत तगड़े थे। And that is when I came back and started learning things, how to perform, how to sing, concert पे कैसे perform करना है, स्टूडियो में कैसे गाना है, सारी चीज़ें फिर तब सीखनी शुरू की। क्या बात है यार। मैं समझता हूँ कि आपने उस टाइम पे इंडिया में काम किया जिस टाइम पे मेरिट का बड़ा एक वो था, टॉप क्लास मेरिट था इंडिया में। अभी तो खैर बहुत से, मैं ऑटो ट्यून पे ही सवाल को लेके आना चाह रहा हूँ कि आजकल के जो सिंगर्स हैं, जो ट्रेंडिंग आप कह लें कि फॉरेन सेंसेशन बन जाते हैं, ऑटो ट्यून को यूज़ करते हैं, एक टर्म है आपकी सिंगिंग उसमें जी। तो जो 24 कैरेट सिंगर हैं आप जैसे, वो डिसअपॉइंट नहीं होते कि एकदम लाइमलाइट मिल जाए किसी को और एक ही गाने से या 20 से गाने में भी कुछ सेकंड हिट हो गए, पूरा गाना नहीं सुना लोगों ने, कुछ स्टार्टिंग का सेकंड हिट हुआ है बस, बीच का पूछ लें तो किसी को पता ही नहीं है ना। तो आप लोगों को क्या एहसास कमतरी होती है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और आजकल लाइमलाइट फलां को मिली हुई है, फलां को मिली हुई है? यार वो टाइम जो हमारा था, जैसे आप कह रहे हैं, वो टाइम था क्वालिटी का। अब क्योंकि डिजिटल इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है कि क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है, कि क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। मगर जितने भी ये क्राउड है, पहले तो ऑटो ट्यूनर की बात कर लेते हैं। मैं ऑटो ट्यूनर के खिलाफ नहीं हूँ, ऑटो ट्यूनर हर आर्टिस्ट यूज़ करता है किसी हद तक। अच्छा। मगर ये नहीं होता कि आप ऑटो ट्यूनर पे ही पूरा गाना बना दें। हर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऑटो ट्यूनर मसलन कौन यूज करता है? सबके गानों में ऑटो ट्यूनर होता है। अगर हम आतिफ असलम की बात करें, आतिफ, मैं, अली जफर, फरहान, सबके गानों में ऑटो ट्यूनर कहीं ना कहीं आपको टू सम अमाउंट लगा नजर आता है। सही। ठीक है। अब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि उनको बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून किया जाए। जिस तरह आपको याद है स्टीरियो नेशन का एक गाना आया था, इट वाज फुल ऑफ ऑटो ट्यून एंड दैट वाज द रेवोल्यूशन। वहां से फिर लोगों को पता चलना शुरू कि अच्छा यार ये आवाज तो बहुत चेंज है, क्या हुआ है, ऑटो ट्यून हुआ है। सो वो एक रेवोल्यूशन। कौन सा वाला गाना था? आई थिंक वो था ना, इश्क हो गया जिदों दा एक बार सारी रात सोच, इस तरह का एक गाना था उनका। सो देन पीपल फिगर्ड आउट कि यार ये अच्छा ऑटो ट्यून से। फिर इमरान खान का एक एल्बम आया था एम्पलीफायर वाला, एम्पलीफायर, तो इट वाज, सो दैट वाज आल्सो अ रेवोल्यूशन इन म्यूजिक, कि म्यूजिक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा था। तो ये ऑटो ट्यून्स और ये सारी लोगों ने बहुत ज्यादा खोल दिए कि यार ये तो ट्रेंड बन सकता है, और वो बन गया। उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, एज लॉन्ग एज मेलोडी अच्छी है, एज लॉन्ग एज आपको पता है आप क्या गा रहे हो, कंटेंट अच्छा है, दैट्स फाइन। पर ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक गाने के ऊपर, जैसे आप इंडिया में क्या हुआ जब से हम लोगों को बैन किया उन्होंने, आपने पिछले 5 साल में कोई एक अच्छा गाना सुना इंडिया से आता हुआ? कुछ नहीं है ना, सिर्फ रीमिक्सेस हैं। वही पुराने गाने उनको पकड़ते हैं, उसको नए साउंड के अंदर डालते हैं, उसको टू मच इलेक्ट्रॉनिक करते हैं और बर्बाद हो जाती है गाने की सोल। और ऐसा नहीं है कि लोगों को गाना अब इंडिया में बनाना भूल गया है, लोगों को गाना बनाना आता है, पर जो बनवाने वाले बैठे हैं ना, अब उन्हें वो सेंस ही नहीं रही। उनको ये लगता है कि चूंकि गोरा ये वाला म्यूजिक कर रहा है तो इधर भी हमने हमेशा फॉलो वो ट्रेंड किया ना, वो गोरों को करते हैं फिर हम उनको करते हैं, ये हमेशा से चलता आ रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली गोरे जो गाना डिजिटल इस पे इलेक्ट्रॉनिक करते हैं ना, दैट इज देयर होल वाइब। उनको पूरा गाना बनाना आता है, उनको वोकल भी उसके हिसाब से बनाना आता है, उनको ड्रम साउंड भी उस हिसाब से बनाना आता है, उनको गिटार और सिंथ भी हमें नहीं आता। हम क्या करते हैं, वो ऑटो ट्यून को कर देते हैं 2 किलो और बाकी म्यूजिक सारा सेपरेट चल रहा होता है। वो इतना भद्दा साउंड करता है कि दिल करता है बंद कर दो इसे। सो ये जितने सिंगर, सॉरी मैं आपकी बात कंप्लीट कर दूं इस बात को, कि ये जितने सिंगर करते भी हैं ना, ये सब क्या लाइफ है इनकी, क्या शो कर सकते हैं ये? हाउ डू एन आर्टिस्ट अर्न मनी फ्रॉम अ कॉन्सर्ट, राइट? हाउ डू दे मेक मनी? दे डोंट मेक मनी। सो मैं ये हमेशा जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं उनसे बात करता हूँ कि यार इंस्टाग्राम इज नॉट योर डोमेन।
अगर मुस्तफ़ा ज़ाहिद के इंस्टाग्राम पे 5 लाख या 20 लाख फॉलोअर्स हैं और मुस्तफ़ा ज़ाहिद को वहाँ से पैसे ही नहीं आ रहे रॉयल्टीज़ के, तो क्या फ़ायदा ऐसे फॉलोअर्स का? क्या करने मैंने फॉलोअर्स? रोज़ मेरी फ़ोटो पे अगर 20 बंदा 50 बंदा लाइक करता है, 4 लड़कियाँ चीखें मार लेती हैं, मुझे उसका क्या फ़ायदा? मेरे फॉलोअर्स होने चाहिए स्पॉटिफाई पे, बिकॉज दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट गिव्स मी मनी। और वो सिर्फ मुझे पैसे नहीं देगा, वो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को भी पैसे ला के देता रहेगा अच्छा सारी जिंदगी के लिए। अच्छा, लेट सपोज आपका जो आपके फेवरेट बेबीज हैं, तेरा मेरा रिश्ता हो गया या तो फिर हुआ, ये मंथली क्या इस आपको अर्न करके देते हैं? बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं ये मंथली मुझे। अप्रोक्सीमेटली एक, अगर आप डॉलर्स में, क्योंकि वो पे करता है यार बहुत घर अच्छे बैठे बैठे। हाँ, घर बैठे बैठे अच्छे टैक्स वाले आ जाएंगे पीछे ना कर, मगर इट गिव्स मी गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब 5-10 हज़ार डॉलर, 15 हज़ार डॉलर, अगर हम समझें। आप ना समझे हम नहीं समझे तकरीबन है ना जी। नहीं, आप तो यू आर वेरी फेमिलियर विद द डिजिटल वर्ल्ड, आप बहुत बेहतर जानते हैं इसको कि अगर आपका अपना कंटेंट हो जिस पे आपके पास राइट्स हो, जिसके मैकेनिकल राइट्स हो, तो आप बहुत पैसे बनाते हैं। और यही बात मैं सब बच्चों को समझाता हूँ जितने भी नए म्यूजिक करने वाले लड़के आ रहे हैं कि यार 2 डोमेन्स आपकी सारी जिंदगी खुली रहनी चाहिए, एक आपकी रॉयल्टीज़ की जो डिजिटल रॉयल्टीज़ हैं और एक परफॉर्मिंग। ये नहीं हो सकता कि आप किसी जगह पे परफॉर्मेंस करके आए हो और आप इतनी बुरी कर रहे हो कि वो दोबारा कभी आपको बुलाएंगे नहीं। मैंने कराची की बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी है नस्ट, मैं हर 2 साल बाद वहाँ जाता हूँ। क्यों? कराची की बेशुमार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं 3 साल में 3 दफ़ा आ चुका हूँ वहाँ। क्यों? बिकॉज एवरी टाइम वी गो टू परफॉर्म देयर इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, वी गिव देम समथिंग एंड देन दे क्रेव फॉर इट। सो अगर आप सोचें कि मैं वो 2 गाने बहुत अच्छे गाता या 1-2 गाने अच्छे गा के ऑटो ट्यून से इधर खड़ा कर लेता अपना स्टेचर और मुझे परफॉर्म ही ना करना आता, तो मैं कहाँ से पैसे बनाऊँ? कहाँ से बनाए एक आर्टिस्ट पैसे पे? टी सीरीज पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। आपने बात की कि टी सीरीज वहाँ के कुछ इस तरीके से, नाम तो नहीं लिया आपने, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो यूट्यूब चैनल है और रिकॉर्ड लेबल भी वही है सबसे बड़ा। अक्सर हम देखते हैं सोनू निगम भी रिएक्शन देता है, शाउट होता है, और एक ग्रुप बन गया है जो टी सीरीज पे बोलता है। आपको क्या लगता है, टी सीरीज क्या वहाँ सिंगर्स के इस तरीके से हक मारता है या क्या गेम है टी सीरीज का? मुझे इतनी डिटेल्ड तो नहीं पता कि इन लोगों के पेपर वर्क या कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे टी सीरीज के साथ, मगर देखें बैक इन द डेज जब आर्टिस्ट और ये सारे लोग अपना काम कर रहे थे और जब पूरा ये एक रेवोल्यूशन आ रहा था डिजिटल का, जब सीडी जा रही थी, जब कैसेट जा रही थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिसने एक दुकान वाला वीसीआर और वो वाली फिल्म बेचा करता था। अब जब सीडी आ रही थी, अगर वो वाली कौन सी? वो वाली, अच्छा याद है ना आपको, एक फिल्म आती थी, समझ गया। अगर वो उस टाइम पे सोचता कि मैंने यही बेचनी है, जिसमें कुत्ते बिल्लियों की आवाजें होती हैं, हाँ कई दफा नहीं भी होती थी, तो वो हाँ, अगर ये सोचता कि मैंने सिर्फ यही बेचना है, मैंने नहीं जाना डीवीडी के ऊपर, ड्राई आउट हो जाता। डीवीडी से क्या हुआ, डीवीडी ड्राई आउट हुई, यूएसबी आ गई, यूएसबी में 5-5 हजार गाना आया, सब कुछ होना शुरू हुआ। केम टू अ पॉइंट कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ गए, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ये सारे। अब एक बंदा अगर वहीं फंसा हुआ है कैसेट वाले टाइम पे, तो वो नहीं तरक्की की ना, उसकी गलती है। उसको चाहिए था कि विद द ट्रेंड वो इसको अपग्रेड करता रहता अपना। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बैक इन द डे अपफ्रंट कैश लेके अपने गाने बेचते रहे। मैं किसी आर्टिस्ट का, बिकॉज मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे नहीं है, तो मैं आपको दोनों साइडों की स्टोरी बताऊंगा। हो सकता है उस आर्टिस्ट ने उस पॉइंट पे कहा हो कि यार ये गाना मैंने नादिर अली को दिया और मैंने नादिर से लाख रुपए कैश ले लिया, वो गाना सुपर हिट हो गया, मुझे पता चला कि यार उस आर्टिस्ट को पता चला कि यार नादिर ने तो उस गाने से करोड़ रुपए कमा लिया। अब उसका उस करोड़ रुपए पे तो कोई हक नहीं है ना, वो तो आपसे लाख रुपए में लेके चला गया है। मैंने आज आपको एक सिविक बेच दी 20 लाख रुपए की, और वो 4 साल बाद 40 लाख की होगी, तो मैं आपसे 20 लाख लेने आऊंगा और यार नादिर मुझे 20 और चाहिए, अब 40 नहीं हो सकता ये। सो अगर तो आपने बैक इन द डे अपने कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स अगलों को दे दिए हैं, तो देन यू हैव नो क्लेम। इस हिसाब से जो अबरारो का गाना था नच पंजाब जी, मैंने खुद आईफा अवार्ड में सलमान खान को नाचते हुए देखा उस गाने पे। मैंने देखी थी आपकी वीडियो, आप बड़े नाराज थे। तो वो मैंने कहा यार उस वक्त मुझे सिनेरियो का नहीं पता था, वो क्या गेम है, वो भी ओनरशिप राइट्स बेच दिए थे क्या? हो सकता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने वो प्रोफेशनल हैं उधर इंडिया में, और जितना वहाँ इस चीज को लेके मसला हो जाता है कि इफ यू सेंड अ नोटिस फिल्म रुक जाती है, स्टे आ जाता है फिल्म के ऊपर, होता है ये, मतलब 2 नंबरी भी बहुत है, ऐसा नहीं है नहीं, बट ये भी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने राइट्स नहीं बाय किए होंगे, और अगर उन्होंने राइट्स बाय नहीं किए थे और वो राइट्स थे अबरारुल हक के पास, तो अबरार भाई कैन सेंड देम अ स्ट्राइक। यूट्यूब से आप एक स्ट्राइक भेजो, यूं गाना नीचे आ जाता है। आप
यूट्यूबर इस सारी चीज़ों को जानते हैं। अगर आज आप यूट्यूब पे अपने चैनल पे तो फिर आओ अपलोड करना शुरू करेंगे ना, तो 30-40 सेकंड अभी वो लाइव नहीं हुआ होगा, 40 सेकंड का अपलोड ही होगा ना, तो आपको यूट्यूब स्ट्राइक भेज देगा। अच्छा जी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम गाना कैप्चर करता है और आपको साथ ही स्ट्राइक भेजेगा दैट दिस सॉन्ग इज प्रॉपर्टी ऑफ मुस्तफा जाहिद। सही है। आप इसको अपलोड और कर अगर रहे हो, मैं गाऊं तो ये ना कीजिएगा। अच्छा, तो वो फिर मतलब है आप फिर मैं स्ट्राइक आप कोई दबाना स्ट्राइक आगे। मार देंगे खींच के कोई चीज, क्यों So, खराब यहाँ की? तक नहीं जाना हाँ ठीक है। सो यूट्यूब एल्गोरिदम बड़े स्मार्ट है। अब बैक इन द डेज हो सकता है कि अबरार भाई ने किसी को दिया हो गाना, किसी XYZ कंपनी को, उस कंपनी ने आगे उनको बेचा हो, और ये भी हो सकता है कि ये ना हुआ हो जिसपे वो इतने अपसेट थे, वैसे ही करण जौहर ने उठा लिया हो। तो दैट यू नीड टू सी द कॉन्ट्रैक्ट्स, बट इट वर्क्स बोथ वेज मैन। दे चीट टू, record labels do cheat, उनका जहां दाव लगता है ना वो लगा देते हैं। और इन्होंने नॉर्मल कंपनियों से, नॉर्मल लेबल से लाख 2-2 लाख गानों की लाइब्रेरीज बाय की हुई हैं 50-50 हज़ार रुपए में। नहीं करे जी, अब इस पॉइंट पे आके वो जिस मर्जी आर्टिस्ट को जो चाहे कर सकते हैं। आपके मुल्क का एक लेबल था यार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री बर्बाद की, मैं बल्कि नाम लेना चाहता हूँ, फायर रिकॉर्ड्स। क्या किया फायर रिकॉर्ड्स ने? पूरे पाकिस्तान के आर्टिस्टों को साइन किया, एक आर्टिस्ट साइन किया और रिकॉर्ड लेबल बंद कर दिया। क्यों? सोचा कभी किसी ने? उस टाइम पे पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में पता है क्या हो रहा था? नूरी, ईपी, जल, रोजन, कॉल, शफकत अमानत अली, अहमद जाजेब, अली खान, आप नाम गिनने शुरू करें, रेत, मैं तो आप गिन ही नहीं सकते नाम। मुझे आज तक याद है, मैं एक बार फायर के दफ्तर में गया तो they were my friends, I don't have anything against them, but what happened was wrong with Pakistan's music industry. आप सोचो कि इस तरह ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड के ऊपर 100 आर्टिस्टों के नाम लिखे हुए थे, मतलब जो कभी किसी ने वो नाम जो सारी जिंदगी हमने देखे हैं, स्ट्रिंग्स और ये सब, और वो नाम जो कभी सुने नहीं, तो मैंने कहा कौन लोग हैं? उन्होंने कहा सब हमारे साथ साइंड है। तो मैं इतना खुश था कि यार फाइनली कोई रिकॉर्ड लेबल आ गया पाकिस्तान में जो और हमारे म्यूजिक पे काम कर रही है। क्या बात है यार, तो कमाल बात है। मुझे आज तक याद है, मैं इंडिया से गाना गा के लैंड हुआ तो मुझे कॉल आ गई थी कि आए आपके, हम पैसा लगाते हैं आपके म्यूजिक के ऊपर, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा, बट व्हाट हैपेंड वाज दे साइंड मी फॉर 5 years। उन्होंने कहा हम आपके एल्बम रिलीज करेंगे, 10-12 लाख का वीडियो बना के दिया, और उसके बाद किसी का एल्बम ही नहीं आया, रिकॉर्ड लेबल ही बंद हो गया। वजह बंद होने की अब ये तो आप उनसे पूछे ना। और आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि financial problems? No, it cannot be financial problem because they were making a lot of money from the artist. And back in the days जब ये सारा कुछ हो रहा था उस टाइम के ऊपर, ये pirated music के they were going after pirated music। तो ये जो आपकी दुकानों पे सीडियां बिक रही होती थी ना, ये भी उठवा दिया करते थे। ये हर चीज, कैसेट, सीडी उठवा देते थे pirated। ये कह रहे थे हमारी फायर रिकॉर्ड्स की सीडी बिकेगी। मैंने देखा अपनी आंखों से होता है, क्योंकि मेरी सीडी रिलीज हुई थी। I was the first artist। रोजन और मलकीत सिंह पहले 2 आर्टिस्ट थे जो फायर रिकॉर्ड्स पे रिलीज हुए। अब एक रिकॉर्ड लेबल जो ये क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान का म्यूजिक बड़ा करने आया, एंड मुझे ऐसा लगता है, आई एम सेइंग दिस विद ऑल ऑनेस्टी, कि अगर ये लेबल खड़ा हो जाता ना तो टी सीरीज के आगे कुछ भी नहीं था। टी सीरीज इज फिल्म म्यूजिक मैन, सीरियसली। टी सीरीज कितनी अरसा चला फिल्म म्यूजिक दुनिया में? 6 साल 7 साल। अब क्या चल रहा है? इंडिपेंडेंट म्यूजिक। आपने सुना है कोई गाना पिछले 5 साल? फिल्म म्यूजिक आया 2000, आतिफ ने जाके गाना गाया था 2004-5 में, 2006 में मैंने गाया, खान साहब ने गाने गाए। वो एक बड़ा अच्छा फेज आया 4 से 14-15 तक का, 16 कर लें, 10-12 साल का। गुड फिल्म म्यूजिक, नॉट जस्ट फ्रॉम अस, दे वर मेकिंग रियली सॉलिड म्यूजिक एज वेल। लाइफ इन अ मेट्रो का कमाल म्यूजिक था, प्रीतम ने बनाया था। गैंगस्टर वगैरह का कमाल म्यूजिक था। म्यूजिक चेंज होता है पूरी दुनिया में। अब इट इज बैक टू इंडिपेंडेंट म्यूजिक। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि इतना बड़े आर्टिस्ट, आपके पास 100 आर्टिस्ट हैं यार, मेरे पास 20 आर्टिस्ट हो ना पाकिस्तान का रिकॉर्ड लेवल के ऊपर, मैं ना सिर्फ साल का 10 करोड़ रुपया कमाऊं बल्कि उनको पूरी दुनिया में शोज भी कराऊं एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट। क्यों नहीं किया किसी ने? बिकॉज दे डिड नॉट वांट दैट मॉडल टू वर्क। उन्होंने कहा सबको साइन किया, साइन होके जब सारी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, साइन हो गया, दुकान बंद हो गई। अजीब सी बात है, लेकिन चलें, ये सब बातें हो रही हैं तो कोक स्टूडियो को भी कवर करते हैं। बात समझ नहीं आ रही कि कोक स्टूडियो ने आपको नहीं बुलाया, आप नहीं गए, नाराज हुए में सब जा रहे हैं, सब गा रहे हैं, कोक स्टूडियो में आप नहीं आए। आप कब गा रहे हैं? आप कब गा रहे हैं कोक में? मैं जा सकता हूँ? मुझे तो लगता है बिल्कुल जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? आपको लग नहीं रहा कि आप जा सकते हैं? कोक स्टूडियो वालों के कान नहीं है क्या? मतलब मैं तो तबीयत से बेसुरा हूँ, देखें इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मौजूद ख़वातीन हज़रात, मुस्तफ़ा जाहिद ने आज तक कोक स्टूडियो में दिखे ही नहीं है। ये क्या वजह है? दुख की बात है। और फिर
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वैसे कम बात करता हूँ, आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट आपके साथ क्योंकि हार्ट टू हार्ट हमेशा से है, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं यार आर्टिस्ट क्रॉस द बॉर्डर क्यों गया, क्यों गाए तुमने इंडियन फिल्मों में गाने, वहाँ क्यों जाके रहने लग गए, वहाँ पे क्यों काम करते हो? इट्स बिकॉज यू देन डोंट गिव देम वर्क। अब पिछले कोक आई थिंक 2007-8 में आया था, 12-14 साल तो हो गए कोक को आए हुए, ऐसे ही है। सही है। मुझे आज तक नहीं समझ आई मैंने कोक स्टूडियो क्यों नहीं गाया। या तो मुझे गाना नहीं गाना आता, या मुझे गाना बनाना नहीं आता, कोई तो प्रॉब्लम होगा, या मेरे मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम होगा जो मुझे पता है नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ों पे एक आर्टिस्ट का भी स्टांस होता है ना। मेरा स्टांस है मैंने किसी का गाना नहीं गाना, और मैं क्यों गाऊं जब मुझे अपना गाना बनाना आता? उन्होंने कहा था आपको? नहीं, वैसे आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, वैसे आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि मेरा एक स्टांस ये है। इस पे तो बल्कि आपके मामू पे भी बड़ा वो गाना राहत फतेह अली खान ने जो गा दिया था, जी, सयोनी सयोनी, जी जी, जिसपे बड़ा बैकलैश आया था और अवाम ने बड़ा हेट दिया था कि ये सयोनी कहाँ गा दिया राहत ने, क्योंकि सयोनी की आदत अली अजमत की है। ऑडियंस का जो टेस्ट डेवलप किया हुआ है ना, वो अली अजमत ने किया हुआ है। और ये बाय द वे मामू है इनके, अली अजमत साहब। अली अजमत मैं आपके तंग मामू करता हूं कि आप मेरी खाला हैं। अच्छा, पर यस, ही इज माय मामू। और अभी हम इकट्ठे ही थे 2 दिन पहले, आपको शायद पता हो, वो जुनून परफॉर्म कर रहा था मेरे एमएसएल की क्लोजिंग पे, तो हम इकट्ठे थे उसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे तो मैं आता हूँ अभी, वो तो एक अलग। तो वो यही प्रॉब्लम है ना ब्रो, के अब मैं किस किस को समझाऊं? बोतलें बेचने वालों को समझाऊं म्यूजिक किस तरह बनता है? मुझे तो बनाना आता है म्यूजिक। आप मुझे रात के इस पहर बोलें कि यार मुझे गाना तैयार करके दें, ये 4 लफ्ज है, मैं आपको 15 मिनट में गिटार पकड़ के गाना बना दूंगा किसी भी चीज़ के। और बोले यार मेरे शो पे गाना बनाना है, कराची के हालात पे गाना बनाना है, पाकिस्तान के हालात पे बनाना है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई पे बनाना है, क्रिकेट पे बनाना है, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट। सो व्हेन समवन एंटर्स माय डोमेन, आई डोंट लाइक इट। आई डोंट वांट पीपल टू डिक्टेट मी कि यार नहीं ये गाओ। या तो मुझे गाना ना बनाना आता हो तो मैं बोलूँ ठीक है यार मुझे नूरजहां का गाना गवा दें, यार मुझे इसका एक गाना गवा दें। मुझे बनाना आता है गाना, मुझे लिखना आता है गाना, तो क्या मसला है? और एक म्यूजिक शो अगर आप क्लेम करते हैं कि आप फ्लैग बेरर ऑफ म्यूजिक हैं, दैट इज व्हाट दे क्लेम, राइट? आर्टिस्टों के लिए क्या किया आपने? व्हाट हैव यू डन फॉर द आर्टिस्ट? इट्स आई डोंट इवन लाइक टेकिंग द नेम, बट इट्स देयर ब्रांडिंग। आप ये कह रहे हैं कि आर्टिस्टों के लिए क्या किया? आपको नहीं लगता कोक स्टूडियो ने ब्रांड्स बनाए? किसको? लाइक आसिम अजहर की अगर मिसाल ले, आसिम अजहर की स्ट्रगल देखिए आपने। आसिम अजहर एक बात है, और वो जो लड़की थी गुल, उसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, गुल पनरा है क्या है? गुल पनरा एक बहुत मशहूर पश्तो आर्टिस्ट है। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता ये कोक स्टूडियो के अम्ब्रेला तले आए हैं तो जरा इनको लाइमलाइट और मिली है? मेन स्ट्रीम करने में कोक का हाथ है। पर अगर आप ये बोलते हो कि हम ओनली म्यूजिक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, तो आप पर्सनल कैपेसिटी में इन आर्टिस्टों के लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता? यानी सिर्फ आपका इतना काम था कि आपने आसिम अजहर कोई गाना गवा और घर भेज दिया, क्यों नहीं आसिम के साथ आपने, अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट सीजन की बात करते हैं, बहुत अच्छा सीजन था, एक गाना था पसूड़ी, बहुत पॉपुलर था। पसूड़ी, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि कोक को सिंगर को ओन करना चाहिए, लड़की को, और उसके साथ म्यूजिक एल्बम करनी चाहिए? बस वो एक गाना गवाना था, उससे इतने मिलियन हिट्स आ गए, दैट इज इट। कोक को ही चाहिए था। अगर मेरा एक लेबल है या मैं एक शो रन करता हूं, जेनेरिक बात करें ना, मेरा एक शो है, मेरे शो के ऊपर नादिर अली आता है, और नादिर अली एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है या अपकमिंग आर्टिस्ट, स्ट्रगलिंग नहीं कहते, अपकमिंग आर्टिस्ट है, राइट? और मुझे लगता है यार ये तो बहुत कमाल आर्टिस्ट है, और वो कुछ करता है और वो बहुत अच्छा चल भी जाता है। तो मुझे नहीं ये देखना चाहिए कि मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं ये इस काम के लिए बैठा हूं कि यार मैं इसका आगे भी ख्याल करूं, मैं इसके पूरी दुनिया में शोज भी करवाऊं, मैं इसको लेके यूएस टूर पे भी जाऊं, मैं इसको लेके यूके टूर भी करवाऊं। हमारी कोशिश क्या होती है, अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर शो, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम होता है कि द मोमेंट वी सी समवन डूइंग समथिंग गुड, हम कहते हैं इसको फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड कर लो अपने साथ। अब ये काम ना करे, जो मैं लेबल की पहले बात कर रहा था। जी 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 जी, समझ आइए आपको बात, अब मैं कहां लेके जा रहा हूं। ये हुआ एक्चुअली कि जिस तरह ही हमें नजर आता है ना कि यार इसमें टैलेंट है, हम कहते हैं इसको प्रॉब्लम क्या है, खोले ना इसको, फेवरेटिज्म है। वो तो है, वो हर जगह होता है यार, वो क्या वजह है? देखें, रोहेल हयात करते थे यार, देखिए एक तो बड़ी स्ट्रिंग्स करते थे, उनके अंडर होता था, स्ट्रिंग्स करते थे, और बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों की से ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो भी प्रोड्यूसर होता है उसकी इतनी से होती है इसमें। मुझे अभी भी लगता है कि एक टीम होती होगी जो एक्सपेक्ट करती है कि लोग उनके उठाएं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह उठाने की आदत नहीं है। सही है, वेरी सिंपल। नहीं बनता भी नहीं है यार। आप अपने सिंगिंग से प्रूव कर रहे हैं, और इंडिया में वो जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि बाजे फाड़ दी है, तो लिटरली बाजे फाड़ दी है ना बंदे ने।
उससे क्यों। और एक सिंगर हमारे बड़े लेजेंडरी सिंगर है रहीम शाह, माशाल्लाह, उन्होंने ये गिला किया यार कोक स्टूडियो के मैं शायद लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं गवाया। तो कितने दुख की बात है ना ये, अजीब सी बात है। कितना बड़ा आर्टिस्ट है वो। इतना अच्छा आर्टिस्ट है। तो ये है, फिर ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ जो आप जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं जी। लेकिन इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के तवस्सुस से ये चीज़ एक गिला जो मुस्तफ़ा जाहिद का है ना, नहीं आपका है, मेरा नहीं है। नहीं मेरा तो है ही, आपने किया था। जी मेरा तो है। मैं तो चाहता हूँ आपको देखना, मैं चाहता हूँ कोक स्टूडियो में आपको देखना, और आई एम श्योर कि आवाम भी चाहती होगी कि वो, यार आप फैन फॉलोइंग आपकी बहुत ज्यादा है, और मैं समझता हूँ लड़कियां बड़ी दीवानी है। अच्छा, एक तो इस बारे में पहले क्यों नहीं बात किया आपने? है मैं लेट आए आप इस टॉपिक पे। एक तो आप हैंडसम है, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। हाइट भी आपकी, मतलब आप सिंगरों के अमिताभ बच्चन है। हाइट भी वहां पे आपकी 6'2" या 6'1" है, उस पे फिर आप इतने हैंडसम है। फिर आपने मुझे अपनी फिजिक की भी तस्वीरें दिखाई है अंदर बैठ के, माशाल्लाह। फिटनेस में तो ये पाकिस्तानी लार्जर एंजल है ये बंदा, जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं। तो कोई ऐसा क्रेजी फैन मूवमेंट डिस्कस करे यार, कोई ऐसा कॉन्सर्ट में हो गया हो, कोई लड़की के हवाले से पकड़ के पप्पी शप्पी कर ली हो, या क्या है? बहुत है ऐसे तो, स्पेशली क्रॉस द बॉर्डर तो बहुत ही ज्यादा है यार, इंडिया में। अच्छा, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। पर एक दो बड़े मजेदार हैं कि एक तो अम्मी की मेरी बड़ी तंग होती थी जब ये सारा सिनेरियो बना, तो रोज को इस तरह की स्टोरी होती थी कि किसी आंटी का फोन आया कि हमें आपके बेटे का रिश्ता चाहिए। तो अम्मी ने कहा मेरी तो नहीं सुनता वो, आप खुद बात करके देख लें उससे। इस रिश्ते आते थे, फिर घरों में आ जाते थे लोग कि यार आपके, शादी के बाद भी, वैसे मेरी बेगम सुन रही होगी, शादी के बाद भी मैं अभी भी किसी शादी पे जाऊँ ना, अभी मैं एक शादी पे गया था 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो मेरा रिश्ता आ गया था वहाँ पे, आ गया था। और मैं आने देता हूँ, मैं मना नहीं करता। 4 है ना, 4 भी तो हैं, 4 का ब्रो, पहली वाली इजाजत है, पहली वाली नहीं मैनेज हो रही, अगली 3 किस तरह करनी है? तो अब्बा आपको तो लगता है कि आप पहले मुझे बताएं, आपकी भी माशाल्लाह यू आर मैरिड, राइट? मैरिड हूं। करेंगे दोबारा? मैंने उसी से दूसरी दफा फिर उसी से कर ली। बात ये तीसरी दफा भी उसी से कर लूंगा। यही बेहतर है। हाँ, यही बेहतर है। बात ये है, ये हमारी असल में हमारी औरत जो है ना, वो इंडियन कल्चर से बड़ी ज्यादा उसकी वाबस्तगी है। तो ये चीजें हम एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी औरत में, ये है ही नहीं, चिप ही नहीं है कि दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। जेलेसी होती है, एक तो प्रोफेशनल जेलेसी होती है कि यार एक सिंगर, आप आतिफ ने गाया, आप बोले यार मैं इससे अच्छा गा के दिखाऊंगा, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग पीछे से अक्सर हम देखते हैं। इंडिया में बहुत से बड़े सिंगर हैं, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, अभिजीत भट्टाचार्य हो गया, और फिर वो अल्लाह आपका भला करे, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो पाकिस्तानी सिंगर्स से जलते हैं और बोलते हैं कि इनको काम ना दो, इनको बुलाओ नहीं यहाँ पे। तो कैसा, आप उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, ऐसे जो नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं? यार वैसे मुझे ना नादिर, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लव इन दैट कंट्री। मेरी जितनी भी मेमोरीज इंडिया से हैं बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आतिफ असलम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो याद है? जी मुझे याद है, वो जो बदतमीजी हुई थी, मैं आ रहा हूँ पीछे से, और आतिफ ने आगे से जवाब दे दिया था, फिर वो कॉन्सर्ट भी कैंसिल हो गया था, उसे वापस आना पड़ा था। हाँ, सो ये प्रॉब्लम ये है कि एक क्राउड वहाँ पे भी ऐसा है जिनको हर चीज़ से तकलीफ है। वो आपको पता है हर जगह होता है, हर सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, होता है ना, आपके ख़ानदान में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी ख़त्म हो गई, सब ठीक हो गया, मगर चाचा ने उठ के कह दिया यार चावल ठंडे सन। हाँ, इस तरह के लोग, बाजी की शादी मुझे बोतल नहीं मिली। हाँ, ये हर सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। और जो आप नाम ले रहे थे जिन साहब का, वो यही है, अभिजीत भट्टाचार्य। हाँ जी, उनके हमेशा से मसले थे। नईम अब्बास रूफी का मुंह लगाया हुआ उन्होंने। वो मिलते हैं, मैं बचपन में से ये सोचता था ये इंडिया में ये नईम अब्बास रूफी है। उनके मसले ये हैं कि हम वहाँ क्यों जाके गा रहे हैं, हम उनके बच्चे क्यों नहीं गा रहे? बेहतर गाते हैं हमसे, उनमें के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमसे बेहतर गाते होंगे, वो क्लासिकली ट्रेंड भी हैं, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस, राइट? आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है। अगर आप बोलो कि यार एक क्रिकेटर है, जैसा फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि शाहिद अफरीदी से बड़ा हमारा कोई स्टार नहीं है, राइट? एक कम्युनिटी है जो कहती है कि शाहिद अफरीदी तो खाली गलत शॉट ही मार मार के सारी जिंदगी आउट होता रहा। यू कैन चूज ईदर साइड यू वांट टू चूज। सही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर चीज में से कीड़े ही निकालने हैं, इनको मसला ही रहना है। अब
इनका वो किरदार है मक्खी वाला जो पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठे। जख्म पे बैठेगी, और ये खुद भी जख्मी है ना। अच्छा, जख्मी है, बहुत जख्मी है ये लोग, एहसास कमतरी का शिकार है, बहुत जख्मी है ये लोग। इनको जख्म ही ये है। अब इनकी आपको क्या बातें सुनाऊं, छोड़े। इतना हाँ अच्छा सुनाए show। ना, ये क्या है अब सुनी मजे की बात, सुनी देखे सुनाई बात है ये। अब हाँ अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी सच्चाई है, बट मैंने ये सुना हुआ कि बैक इन द डेज नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब इंडिया जा रहे थे, तो इसी तरह किसी सिंगर ने सुबह खान साहब ने अखबार देखा इंडिया में, तो लिखा हुआ था कि खान साहब इस तरह गाते हैं जैसे फटा हुआ बाजा। He used to नुसरत फ़तेह sing, अली खान के लिए हाँ, he used to sing very high. So अब उनके बारे में कोई ये बात करे, और जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया था, कोई भी सिंगर होगा वो तो बहुत गुस्सा कर जाएगा, हाँ, मुझे हाँ। गुस्सा चढ़ेगा। खान साहब ने अपनी टीम से कहा कि आप इन साहब को मेरी तरफ से पर्सनली इनवाइट करें आज रात के शो पे। वो साहब रात को शो पर आए, खान साहब ने गाना गाया, और ये बहुत मशहूर बात है कि वो खान साहब के पाँव में गिर गए, पाँव में गिर के माफ़ी मांगते रहे कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने इतनी घटिया बात की, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस लेवल के सिंगर हैं। सो यू डोंट गो टू देयर लेवल। आपके बारे में कोई बोलता है ना, यू डोंट हैव टू स्टूप डाउन टू देयर लेवल। आप अपना काम, लेट योर वर्क टॉक। जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं ना, लेट बैट डू द टॉकिंग, बल्ला जवाब दे, माइक को जवाब देने दें और ऑडियंस जवाब दे। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कल्ट फॉलोइंग इन इंडिया, कल्ट फॉलोइंग इन पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द सिंगर्स मैन। सो कभी मुझे ना लोग कमेंट्स इनके जो आजकल गाने रिलीज हो रहे हैं उनके लिंक्स भेजते हैं, और नीचे लोगों ने ही लिखा होता है कि यार कहाँ गया वो म्यूजिक, कितने ये लोग जो गाया करते थे इतना अच्छा। यार तो कभी कोई आप बैड एक्सपीरियंस नहीं आपके साथ हुआ इंडिया को नॉट एज लेके? सच, मुझे नहीं ऐसा लगता। हमने हमेशा काम से काम रखा है यार, गए हैं, काम किया है। मैंने एक दिन में 3 शो गाए हैं इंडिया में। मैं यहाँ से वाघा बॉर्डर क्रॉस करता था, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है, मुझे बड़ा मजा आता है अच्छा, सुनाने आप का। वॉकिंग वीजा क्योंकि होता मैं था लाहौर आपका? रहता था अच्छा ना, अच्छा अच्छा। तो लाहौर से मेरा ड्राइवर मुझे उतारता था वाघा बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर से मैं बॉर्डर क्रॉस करके एंटर होता था अमृतसर, अमृतसर से मेरा दूसरा ड्राइवर पिक करता था, ठीक है, वो ड्रॉप करता था अमृतसर एयरपोर्ट, और वहां से फ्लाइट ली, दिल्ली लैंड हुए। अच्छा दिल्ली, एक शो दोपहर को बजाया, एक शो शाम को बजाया, एक शो रात को बजाया, अगले दिन सुबह वापस इस तरह लाहौर आया। सो वी हैव एक एक दिन के लिए गए आप? एक एक दिन के लिए गए, घंटों के लिए यार। मैंने एक दिन में 5 एयरपोर्ट देखे हैं। वी हैड दैट काइंड ऑफ एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग एट वन टाइम। क्या बात है, क्या बात है। तो ट्रैवलिंग पसंद है या बहुत इरिटेट होता है? बहुत पसंद है, होटल में रहना नहीं पसंद। मेरा तो ये वाला सीधा आता वाला कान बंद हुआ हुआ, खुदा की कसम। मेरा भी 13 घंटे की फ्लाइट लेके आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं नरीता एयरपोर्ट, टोक्यो। अच्छा माशाल्लाह। ओए तो ये मैं तो बड़ा वर्स्ट सफर कहता हूँ यार जहाज का। लेकिन खैर आप बोल रहे हैं आप तो वाघा बॉर्डर से चले जाते हैं, फिर वहां से हो सकता है कभी मुझे ट्रैवल पसंद है, होटल इंडिया में रुकना, बाय बस या बाय कार भी ट्रैवल किया? बाय कार बड़ा, वी हैड गुड टाइम्स देयर। ये जो गाने जो लिरिक्स होते हैं गानों के, शायर लिखते हैं, जैसे भाग भाग डिके बोझ भाग भाग, और आ बैठ मेरे घोड़े पर, बोल तुझे कहाँ जाना है, और खड़ा है तेरा आशिक बाहर खड़ा है। ये इस तरीके के जो ज़ूम आईने गाने, तो वो गुलजार साहब कभी लिखा करते थे कि एक प्यार का नगमा है, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है। तो ये आजकल क्या ये जो लिरिक्स लिख रहे हैं, ये क्या गंदे गाने की रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा चलेगा, अटेंशन ज़्यादा लेगा? और आपके कभी गाने ऐसे नहीं देखे कि या ऑफर हुई हो या आपने मना कर दिया हो? मुझे तो हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस बात का कि गाने को चलाने में, उसकी पॉपुलैरिटी में लिरिक्स का बहुत हाथ होता है। अच्छा, ये मेरा बड़ा पक्का मानना है। सही। यानी अगर आप सोचो नादिर, मैं एक गाना एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, एक हफ्ते में कंपोज करता हूँ लेट्स से, तो मैं उसको जब लिखने बैठता हूँ ना, तो 4 हफ्तों में लिखता हूँ। मैं इतना ध्यान देता हूँ उसकी राइटिंग के ऊपर। अच्छा, पहले धुन बनाते हैं आप? मेरा तरीका ये है, मैं पहले धुन फिर शायरी लिखी, फिर शायरी करता हूँ, मैं उल्टा चलता हूँ। सो मुझे कोई एक मेलोडी अगर मेरे दिमाग में है तो मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ, और मैं हमेशा पहले गाने का कोरस बनाता हूँ। जिससे मैंने पहली लाइन जो कंपोज की थी, बनाई थी, वो थी तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ, फिर उसके आगे पीछे अप डाउन गाना खड़ा कर दिया। मेरा प्रोसेस ये है। तो ये वो लोग हैं जिनको अटेंशन चाहिए, ये वो लोग हैं जिनको शायद काम चाहिए, और उनको लगता है कि ये करके मिलेगा, जो कि आई थिंक इट्स पैथेटिक। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। फिर वो डिबेट शुरू हो जाती है ना, आपको पता है कि म्यूजिक हराम है, वो असल में इन लोगों की वजह से शुरू हुई है कि ये वाला म्यूजिक तो फिर हराम ही है, ये तो कुफरिया भी है। हाँ, अगर सॉरी सर, मैं आपको अगर इसको मजीद कंटिन्यू करूं, बहुत से गाने कुफरिया भी हैं नाउजुबिल्ला, और तेरा मेरा
वो तेरे लिए जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए। एक गाना था इस तरह, मुझे भी बोला गया था गाने के लिए बैक इन द डेज, ए खुदा तू मुझसा ही है, इस तरह करके एक दो थे गाने। आई डिडंट सिंग इट, आई वाज नॉट कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि आप इस साइड के ऊपर ही जाओ पॉपुलर होने के लिए। यार इस चीज पे तो पर्सनली मैं अप्रिशिएट करूंगा। नहीं, मुझे आप ये आइडिया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ कंट्रोवर्सी के थ्रू ही अपने आप को, आर्टिस्ट को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होती। आर्टिस्ट नेवर नीड्स कंट्रोवर्सी। आर्टिस्ट का काम सिर्फ आर्ट तक है। ये जो कंट्रोवर्सी राइट लेफ्ट बिल्ड हो रही है, इससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। तो ये जो लिखने वाले लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, ये दोनों साइड पे हैं, हर सोसाइटी में, हर जगह पे हैं, और इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या बात, क्या बात यार। ये जो कॉन्सर्ट्स में अक्सर सिंगर की एंट्री पे स्मोक छोड़ी जाती है और धुएं छोड़े जाते हैं, और पता नहीं क्या इंडोर। और अभी एक सिंगर है केके जो जी, बहुत लेजेंडरी वो सिंगर, उसको लेजेंडरी सिंगर जो इसके निशाने पे आया। जी जी जी। क्या है ये सब चीजें, क्या उनके मौत के बाद और ज्यादा इसमें एहतियात बरती जा रही है, या आप पहले से ये चीजें कहते हो कि यार मेरी उसमें ये चीजें ना हो भाई? मैंने तो कुछ साल पहले से ये शुरू कर दिया था कि मेरे शो की प्रोडक्शन मेरी टीम ही करेगी। सही। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कोई धुआं स्टेज पे ना हो। मुझे नहीं, बिकॉज आई डोंट स्मोक एनीवे, मुझे नफरत है धुएं से, तो मुझे स्टेज पे भी धुआं नहीं चाहिए होता। और इन ऑल ऑनेस्टी जब आप गा रहे होते हो ना, तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह ये 3-4 दिन पहले शो था, वो पटाखा सा फटता है, उसमें से चीजें निकले, गले के अंदर चली गया, फंस गया वो गले के अंदर। नहीं करे चलते शो में आपकी हाँ, अब समझ नहीं आ रही क्या करना है। देन हैड टू गो बैक, पानी पी के उसको सेटल डाउन करना पड़ा। तो ये चीजें ना अनफॉर्चुनेटली। पटाखा कौन यार, चाइना माचिस फाड़ दे यार, वो नहीं होता यार, वो क्या होता है जो गुब्बारे के अंदर से बहुत सी कलरफुल वो निकलती हैं, कन्फेटी। मैं तो कह रहा हूँ पेटी बम फाड़ दे, सब भाग जाए वहां से। इतनी जोर का एक वो होता था, याद है, ढोलकी बम। खुदा की कसम वो फाड़ दो अगर आपने फाड़ना, या तो खुद कुछ हमला कर दो, सारे ही मर जाओ। बात ये है कि ये चीज अजीबो गरीब कल्चर है। ये केके एग्जैक्टली इसी से ही मौत हुई उनकी। हो सकता है कि उस टाइम के ऊपर इस तरह का अंदर सफोकेशन हो गई हो। और आप जब गा रहे होते हो ना, जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो, देखिए ना, 1.5-2 घंटे तो हम गाते हैं स्टेज के ऊपर। और आप जब आप जिम जाते हो, तो मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि मैं जब 2 घंटे का वर्कआउट करता हूँ ना, तो मेरी वॉच दिखाती है तकरीबन कोई कैलोरीज 1400-1500 बर्न हुई। और वही मैं जब 1 घंटा स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ ना, तो 1500 कैलोरीज होती हैं। इतना एग्रेसिव परफॉर्मेंस होती है स्टेज की। सो आपका पूरा बॉडी मूवमेंट में होती है, हार्ट बीट इज हाई, फिर ऑडियंस के साथ आप मैच कर रहे होते हो। तो आई थिंक ये बड़ी स्टूपिड सी चीजें हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्मोक सबसे पहले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। कन्फेटीज बिल्कुल, लोगों ने गाना सुना है, बंदे को अच्छी आवाज में खूबसूरत गाना गाए और घर जाए। अगर पेमेंट कंपैरिजन करें मुस्तफ़ा भाई, इंडियन जो आपकी जो कौन सा सॉन्ग ऐसा है जो समझते हैं यार नादिर सबसे ज्यादा मुझे कमा के इस सॉन्ग ने दिया है? तेरा मेरा रिश्ता पुराना। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अब सरप्राइजिंगली वैसे तो फिर आओ मुझे लगता है बहुत पॉपुलर है, उससे ज्यादा है। तो फिर आओ के डिजिटल हिट्स भी शायद ज्यादा होंगे, बट तेरा मेरा रिश्ता पुराना इज वो वाला बच्चा है जो कमाऊ पूत है। वाह वाह वाह। नहीं तो ये किस हिसाब से आप बता रहे हैं, इसकी ऑनलाइन अर्निंग बोल रहे हैं या कॉन्सर्ट पे डिमांड ज्यादा है? हर चीज, इसके डिजिटल जो रेडियो प्लेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत पैसा आता है डिजिटल से इसका माशाल्लाह। और हालांकि इसको रिलीज हुए आज 2006 में आया था कि 7 में आया था, माशाल्लाह बहुत 14 साल तो हो चुके हैं। 14 साल का हो गया, 4 साल बाद शनाख्ती कार्ड बनने वाला है तो इसके रेडियो प्लेज ऐसे मुल्कों के हैं कि मैं आपको बताऊं, परेशान। पोलैंड से पैसे आ रहे हैं। हाँ, पोलैंड में पता नहीं कौन सुन रहे हैं बैगे तेरा मेरा रिश्ता पुराना। सऊदी अरब, पोलैंड, ऐसे मुल्क के हमने नाम भी नहीं सुने होते। सो डिजिटल, जैसे मैं पहले कहता हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा एवेन्यू है जो यंग आर्टिस्ट को लाजमी एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, बल्कि आपका पॉडकास्ट मुझे लगता है आपको स्पॉटिफाई करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने आते ही मशवरा भी दिया। आपकी माशाल्लाह शक्ल प्यारी है, ठीक है, आप YouTube वाला आइटम है, हाँ, लेकिन वो ऑडियो जाए। अगर आप स्पॉटिफाई के ऊपर चलते हुए सुन रहे हैं मुस्तफा जाहिद की पॉडकास्ट नादिर अली के साथ, ये जरूरी है। ये बहुत अच्छा मशवरा दिया है, ये जरूर करें आप। और आपने जो बताया ना स्पॉटिफाई दे भी अच्छा रहा है। हाँ, तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा खड़े हुए हैं कहानी खड़े हुए हैं अभी तक फिलहाल। आपने एक दफा कर लिया तो फिर आपने सिर्फ स्पॉटिफाई करना है। हाँ, कह रहा है यार ये YouTube तो कुछ भी नहीं दे रहा था। नहीं करें यार भाई, फटाफट ये वाली जल्दी से स्पॉटिफाई की मूव निकाली जाए और स्पॉटिफाई पे अपलोड किया जाए। यार मुस्तफ़ा भाई,
कुछ सुनाए भी ना, मजा आए ना, यार कुछ गला सुना मेरा बहुत खराब है, मैं हल्का सा 6-7 गुनगुना दिन से- नहीं, पता है आवाम ने बड़ी गालियां देनी है, मुस्तफा चलो। जाहिद से बैठे हुए बातें कोशिश कर रहे हो, करते कुछ हैं, सुना नहीं रहे। कोशिश करते हैं। जी। गिटार तो नहीं होगा आपके पास? जी, मैं बस मुंह से बजा लेता हूँ क्या? गिटार, अच्छा पड़िंग पड़िंग पड़िंग। ठीक है, थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। जी, जी। आपको ये गाना क्योंकि पसंद है बहुत। तेरा यकीन आहा। क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। क्या बात है, एक तरफ इमरान हाशमी पे ये पिक्चराइज हुआ, जी जी एक तरफ मैं यूं कर रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा होगा यार। बहुत बुरा भी लग रहा बुरा है। खाली अजीब नहीं लग रहा, बुरा भी लग रहा है। यार इमरान हाशमी पे आपके गाने सारे पिक्चराइज हुए, उसने लिप सिंगिंग की, कभी आपको मौका मिला इमरान हाशमी की किसी चीज पे लिप सिंगिंग करने का? ये समझ ही गए ये होंगे। कट नहीं हो सकता। वो तो यही है ना। इमरान हाशमी को मैंने काफी कुछ सिखाया है, खाली लिप सिंगिंग हाँ। नहीं सिखाई। क्या एक्टिंग भी सिखाई है उसको। अच्छा, ये पॉज जो आया है बीच में 3-4 सेकंड का, 3-4 काफी कुछ सिखाया है। हाँ। तो लौंडा भी लाहौर का है हाँ माशाल्लाह, गुड लुकिंग भी है, हाइट भी है, सब कुछ क्या क्या सिखा दिया हो। नहीं मेरा बिल्कुल भी। उसके बारे में कहा जाता है बहुत मेहनती है, बहुत, मतलब शूटिंग पे भूखा प्यासा जाता है, सीन में खाता पीता वैसे वाकई बहुत मेहनती है, पता है वाकई बहुत मेहनती आदमी है, वाकई बहुत मेहनती और अपने काम से काम रखने वालों में से। कोई एक्सपीरियंस शेयर करे ना यार, कोई यार उसके बड़ी साथ अच्छी हमारी बातचीत मुलाकात रही है, बड़ा बड़ा अच्छा रहा है। मुझे आज तक याद है कि हम जब पहली दफा वो गाना ही सुन रहा था बैठा, सही आवारापन से बनने से पहले की बात। इंडिया में आपको पता है कि ऐसा नहीं होता कि फिल्म तैयार होकर म्यूजिक बनता है, म्यूजिक बहुत अरसा पहले से बन रहा होता है। तो हम भट्ट साहब के दफ्तर में बैठे हुए थे और मुझे इतना अच्छा लगा कि उस टाइम पे मगरिब की असर की अजान शुरू हुई, तो उसने कहा यार गाना बंद कर दो। इमरान हाशमी ने He said yes। तो मुझे ये अक्सर जुम्मा मुबारक की भी पोस्टें लगाता है, ये यहीं से ये वाली साइड, मैं आपको कह रहा हूं, आपने ये वाली साइड नहीं देखी हाँ, उसकी। नहीं वो बेशक अक्सर जो है तरावियां पढ़ लेता है। वाकई हम्म। बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा, अजीब सा लग रहा है ना इमरान आपने हाशमी अब की 3-4 तरावी। सेकंड का पॉज क्यों लिया? वो तरावी में एक मेरे लिए ना, मैं जहन में ना मर्डर वाला इमरान हाशमी आ रहा है। वो जो मलिका शेरावत अगेंस्ट थी, और क्या मैं कह रहा हूँ सबसे इंडिया का फेमस किस वही है। कौन सा? वो मलिका शेरावत के साथ मैंने नहीं जो देखा। उसने किया है। मैंने नहीं देखा। बहरहाल आपकी मर्जी है, आपने नहीं देखा, लेकिन हमने यहाँ पे आपने देखा कितनी दफा- मेरे और हिस्से का भी आवाज आपने बंद देखा। करके देखा। मेरे हिस्से का भी वो आपने देखा ना असल में। हाँ, बाकायदा आपकी- दरवाजे पे एक दोस्त को बिठा के देखा कि अब्बा आ जाए तो बता देना, हम बंद कर देंगे। ये भी तो है ना, क्या अजीब सी वो उस जमाने का थी कि हम बड़े हो रहे थे और हमारे लिए बेवॉच ही सब कुछ था। आपको याद नहीं, बेवॉच आता था जो पामेला एंडरसन वाला। जी 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 हम वही देख के पागल हुए हुए थे। इन बच्चों को क्या पता, एंटीना भी ठीक कर रहे हैं, वो छत पे जो लगा होता था, है ना। यकीन करें, बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ। अब तो खैर एक क्लिक में सब कुछ है, और हर चीज बेहयाई तो ज्यादा देखी जा रही है इंटरनेट पे। तो इस पे भी कुछ बताएं ना यार, ये कैसे, क्या बच्चों को मोबाइल एक उम्र के बाद देना चाहिए या एजुकेट करके देना चाहिए? क्या है, क्या मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको मोबाइल दे देना चाहिए इंटरनेट वाला? नहीं देना चाहिए यार। मुझे लगता है कि बच्चों को इतनी ज्यादा ना नॉलेज एक्सेस नहीं होनी चाहिए इतनी चीजों। हमारा कितना सुकून वाला बचपन था ना, कि हमने 5 बजे सड़क पे जाके क्रिकेट खेलना है, यकीन उसके बाद हमने मिल्क शेक पीना है घर आके। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने नेफ्यू को बता रहा था, माशाल्लाह वो इंग्लैंड में होता है, कि हमारे पास रात को 9 बजे तो टीवी बंद हो जाता था। तो वो कहता कि मामू क्या करते थे आप लोग अगर 9 बजे और टीवी वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो मैंने कहा हमारी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फैमिली होती थी, आपस में बातें करना, कजिन्स, दोस्त, अम्मी अबू, ये एंटरटेनमेंट की सोर्स थी ना। अब क्या है, सारे कमरे में बैठे, हर बंदा अपने फोन पर है। सो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है बच्चों का, उसके लिए मुझे लगता है कि हर बच्चे के फोन के ऊपर स्क्रीन टाइम पासवर्ड लगाना चाहिए। स्क्रीन टाइम पासवर्ड लगाना चाहिए भाई, वाह वाह। और किसी का अगर कोई छोटा एंड्रॉइड मोबाइल हो तो क्या करें? उस पर नहीं लगता, उस पर नहीं लगता है, फिर थप्पड़ मार के छीन लें। थप्पड़ मार के छीना जाए। क्योंकि ये भी आप देखें मौज़ेज़ ख़वातीन हज़रात, हम तो उस ज़माने के ठरकी हैं। आप यकीन करें, अक्सर पान की दुकान में हम वो कोई पन्नियाँ ढूंढते थे और कोई टोटा निकल आता था, तो वो पन्नी हम जेब में डाल के ना 3 किलोमीटर दूर जाके ये करके बोलते थे, मिल गया। हम नहीं, मैं कर लें आप इसको। अच्छा, हम नहीं लेकिन आप ये देखें कि ये चीजें थी ही नहीं।
ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन आज घर घर में, मैं खुदा की कसम मुस्तफ़ा भाई, मैं हैरान रह गया। अभी एक बच्चा मुझे मिला 7-8 साल का, इतना क्यूट बच्चा था। मैंने उसके चिक्स को यूँ किया, मैंने कहा बेटा बहुत क्यूट हो, आओ मेरी गोदी पे आओ इधर। बोला मैं गोदी पे नहीं आऊँगा। हैं? मैंने तुम्हें किसने बताया क्या है? बोला नहीं गोदी पे नहीं आऊँगा मैं। आप ये देखिए उसका कॉन्फिडेंस चेक करें। उसे पता है कि गोदी में नहीं आना चाहिए, और गोदी आपने में सारा ब्लेम यानी उसको दिया, अपने आप को नहीं दिया। हाँ नहीं, मैं बच्चे को बिल्कुल, आप यकीन, आप मेरी नीयत पे शक ना करें। नहीं, मैं आपकी शक्ल पे शक कर रहा हूँ। नहीं अब वो शक्ल से शक्ति कपूर हूँ, लेकिन मैं हूँ अंदर से श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर नहीं, सीधा साधा आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है यार। कॉमेडी से कोई लगाव हो, कोई कॉमेडियन मजीद, बहुत पाकिस्तानी, इंडियन, बहुत ज्यादा कौन सा पसंद है यार? मुझे बहुत शौक है कॉमेडी करने का। आप भी, हाँ, कॉमेडी करने का। मुझे तो माशाल्लाह आपके भी जो आप हरकतें करते फिरते हैं। एक आपका मुझे याद है यूट्यूब का एपिसोड था जिसमें आपने नोट जो है वो रोड के ऊपर फेंका हुआ है, हाँ। और आप खींच लेते हैं। उसका एक मुझे डायलॉग है यार, मैं इतना हंसता था देख के। वो लड़का वो कहता है यार मेरा नोट है, पहले मैंने देखा है। आप कहते हैं HBL की बिल्डिंग थी, ये पहले मैंने देखी है, मेरी है। आप यकीन करें, लोगों का ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस, मैंने तो 10-12 साल ये प्रैंक्स को एंजॉय किया है, आउटडोर किया है, तो बड़ा, वैसे में बड़ी हिम्मत है आपकी माशाल्लाह, बहुत हिम्मत है, बहुत मजा आता है, हर तरीके का एक्सपीरियंस मिला। आप माशाल्लाह ढीठ भी काफी है ना? ढीठ होना जरूरी है। हाँ, ढीठ भी एक प्रैंकस्टर का ढीठ होना जरूरी है। और आप यकीन करें मुस्तफा भाई कि हर तरीके के रिएक्शंस देखे, एग्रेसिव, पिटे भी हैं, सामने वाला आपसे डर गया हो। खैर ये तो एक, वैसे आप प्रैंकस्टर हैं कि कॉमेडियन हैं? नहीं, मैं प्रैंकस्टर तो लगा हुआ है, पॉडकास्टर बोल रहे तो जरा अच्छा, वो अच्छा लगेगा। ये प्रैंकस्टर, न्यूज़कास्टर ना बोल रहे हैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा। गंदी गंदी खबरें पढ़ूंगा मैं फिर। अच्छा एक बात बताएं मुस्तफा भाई, अभी मैं MSL जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाब लीग हुई है, उसमें आपको देख रहा हूँ। मैंने देखा यार ये कौन है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ये राना नवीद को चौका मार रहा है, मोहम्मद हफीज को छक्का मार रहा है। तो करीब से वो जब कैमरे ने जूम किया, वो आप थे। तो आप तो सिंगर हैं, क्रिकेटर भी आप हैं, कौन है आप यार? यार क्रिकेट तो अपने खुद में, आपको पता है, हमारे है बचपन से है। मैं वैसे इंग्लैंड में खेलता हूँ, काउंटी, कोई पिछले 12-13 साल से मैं वहाँ पे एसेक्स में खेलता हूँ जाके क्रिकेट। तो मुझे क्रिकेट का हमेशा से बड़ा शौक था। और ये जो MSL का आपने क्योंकि जिक्र किया है, तो मैं बताता चलूँ कि ये एक बड़ा पुराना ख्वाब था कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए पाकिस्तान में जहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हों, नॉट जस्ट द क्रिकेटर्स या सिर्फ शोबिज नहीं, क्योंकि शोबिज वाले अलग क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्रिकेटर्स का अपना चलता रहता है। बट मुझे एक ऐसा फोरम चाहिए था जहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही हो। यानी मैं भी एक टीम में खेल रहा हूँ, हुमायूं सईद भी है, मुश्ताक अहमद भी है, अदनान सिद्दीकी भी है, फिर काशिफ अब्बासी साहब भी खेल रहे हैं, जर्नलिस्ट भी है। सो ये सब लोग इसके अंदर लीग में हमने इन्वॉल्व किए हैं। और ये सब मिलके जब एक डग आउट में जाके बैठते हैं, तो आप सोचें कि क्रिकेट का तो अपना मजा आ ही रहा है, उसके बाद कहाँ कहाँ आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, कोलैबोरेशंस होंगी, कितना काम होगा। फिर इसके पीछे कॉज बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से हम शायद लाला जो है इसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, शायद अफरीदी फाउंडेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड ये किया था कि हम बिफोर द फर्स्ट बॉल इज डिलीवर्ड हम 20 मिलियन की चैरिटी करेंगे। 20 मिलियन की चैरिटी करेंगे, रुपीस की। और ये चैरिटी बेसिकली इस तरह नहीं होगी कि यार किसी को पैसों की जरूरत है उसको दे दिए, नहीं। एथलीट्स, शोबिस के लोग, एंटरटेनमेंट के लोग, यानी वो जो कैमरा मैन है, कोई जो बेचारा ही इज नॉट देयर एनी मोर, कोई पुराना एक्टर है, म्यूजिशियन है। जिस तरह मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम पे म्यूजिशियंस बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कॉन्सर्ट्स बंद हो गए थे। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस सिचुएशन में रखा हुआ था कि यार सेविंग्स भी हैं, बट जो बेचारा थोड़े पैसे लेके डेली बेसिस पे बजाता है, बुरे हालात हैं, उन लोगों की कौन केयर करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म एक MSL का हमने ऐसा बनाया है कि आप मुझे कल फोन करके बोल सकते हो कि यार मुस्तफा भाई मेरा एक ये पुराना कोई म्यूजिशियन था, प्लीज इसका ख्याल रखें। हमारे एक बड़े अच्छे विकेट कीपर थे जुल्करनैन, वो पीछे उन, हाँ वो बेचारे बड़ा कस्मा पुरसी में, वी मेड श्योर कि हम जो है वी रीच्ड आउट टू हिम, वी वेंट टू हिज हाउस। फिर हमारा एक बॉक्सर था जिसको इंडियन बॉक्सर ने चैलेंज किया। जब आपको एक जूनियर बॉक्सर चैलेंज करता है तो आपने पूरी फाइट का एक्सपेंस उठाना होता है, अदरवाइज आप अपना टाइटल लूज कर देते हो। और आप सोचें कितने दुख की बात है कि उसको कोई सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं था, एंड ही वाज अबाउट टू लूज हिज टाइटल। सो वी ऑन द फोरम ऑफ MSL टुक केयर ऑफ इट। वो फाइट लड़ने गया और माशाल्लाह जीत कर आया, बेल्ट लेके आया हुआ था वो अपनी, अभी पीछे हमारे चैरिटी डिनर पे।
तो आइडिया यही है कि अब अगले साल इंशाल्लाह आपको भी खिलाएंगे कि सब इकट्ठे होकर ना सिर्फ क्रिकेट खेलें, सबकी फैमिलीज आएँ स्टेडियम में, होटल में, एंजॉय करें, सारे कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, पठान मूवी आ रही है शाहरुख खान की, काफ़ी सालों बाद शाहरुख खान आ रहा है, बड़ी मेहनत की है बेचारे ने, पता नहीं 6 नहीं 8 पैक्स बनवा लिए, और वो कंट्रोवर्शियल हुई हुई है, उसमें एक गाना है बेशरम रंग, आप तो अब बोल रहे हैं आपने नहीं देखा, पक्की बात है, मैं आपको उसमें मतलब है एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उसकी अगेंस्ट बोल रहा है। अब वो क्या खान की वजह से बोल रहा है, मुसलमान होने की वजह से बोल रहा है, आई डोंट नो, लेकिन वो गाना इस टाइम आया हुआ है जद में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप सोचिए वो क्या लोग होंगे, वो क्या सोसाइटी होगी जिनको एक गाने से मसला है, यानी आपका दीन, आपका सब कुछ एक गाने की वजह से प्रॉब्लम में आ गया, क्या लोग होंगे। यानी मैं ये बोलूं कि यार नादिर अपने शो पे आके गलत बातें करता है, मेरे दीन को और मेरे सोसाइटी को इससे बहुत 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 बड़ा थ्रेट है ये। मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली इतना पोलराइज हो गया है अक्रॉस द बॉर्डर ये सारा इशू पिछले कुछ सालों में, कि हमारे अंदर और उनके अंदर भी सोसाइटी में वो जो एक एब्जॉर्ब करने की चीज़ होती है ना, कि आप यू लेट गो ऑफ थिंग्स, यू एब्जॉर्ब एंड यू से लेट गो, खत्म हो गया। हमें सिर्फ मौका चाहिए। आवारापन के टाइम पे भी मुझे याद है एक मुस्लिम कम्युनिटी आके नीचे खड़ी हुई थी कि इस फिल्म के अंदर लड़के ने अजान के टाइम के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, कि पता नहीं टोपी नहीं पहनी हुई। ये मसले हमारी जिंदगी के यार, सोच सकते हैं आपके, यानी हम वो कौमें बनते जा रहे हैं दोनों साइडों पे, ऐसा खाली तो नहीं, हम भी ऐसे ही हो जाते हैं एट अ टाइम, कि हमें ये लगता है कि हमारा मजहब, हमारा मुल्क, हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे, हमारा घर एक गाने की वजह से ना बर्बाद हो जाएगा सारा, और हम उसको लेके इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि 50 लोगों ने अगर वो नहीं भी सुना हुआ ना, तो वो भी देख के कहेंगे कि अच्छा हमारे तो ये नजर से नहीं गुजरा था, और वो भी उस पार्ट का फिर हिस्सा बनते जाएंगे। सो और इसके अंदर सबसे बड़ा कमाल आपके माशाल्लाह डिजिटल का है, और उससे बड़ा कमाल कम अक्लों का है। सही, तो बिल्कुल सही ये है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को जितना इग्नोर किया जाए उतना बेहतर है। और अगर एक इंसान ने 8 पैक जैसे आप कह रहे हैं बना ही लिया है, और मैंने देखा है वो गाना बुरा तो नहीं है, गाना तो ठीक है, गाना ठीक है ना? पूरा माहौल है गाने का। अच्छा मैं ये देख रहा था, वो एक वीडियो देख रहा था, वो सिंगर से लोग कह रहे हैं कि गाओ गाओ, और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही गाना गाने की, वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, वो बेशरम रंग, और वो उन्होंने आई थिंक बिकनी पे एतराज़ किया है कि शाहरुख खान की बिकनी पे? नहीं नहीं, शाहरुख खान ने नहीं पहनी हुई थी, वो पहना हुआ होता तो ठीक था, वो दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहन ली अच्छा थी। आपको रंग भी याद है माशाल्लाह। हाँ, ये सब कुछ तो देख रहे हैं यार, शाहरुख खान के तो काम पे नजर है, सच्ची बात बताएं, पसंद करते हैं, तो एम्बैरेसिंग हो रहा था कि यार कोई सिंगर अपना गाया हुआ गाना ही नहीं गा पा रही। दुख की बात है ना, हाँ, कितने दुख की। और आप ये देखें कि आपका भी ध्यान किधर गया है, क्यों? आपने सुर की बात ही नहीं की, आपने भी ऑरेंज रंग पकड़ा हुआ। नहीं नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, उनकी बात कोट कर रहा हूँ आगे कि क्या है, मैं तो आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, मैंने तो अपना बता दिया कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है ना करने वाली, लेकिन एक सिंगर, क्योंकि आप उस सॉन्ग से रिलेट करते हैं, आप भी रिलेट करते हैं, आप भी सिंगर हैं, और इंडिया में आपने बहुत गाया है, तो आपके टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। नहीं थी यार उस टाइम पे, 2013-14 तक बहुत बहुत सुकून था नादिर। 2013-14 तक ना, हम जब तक हम जाते थे हम सोचते थे कि यार ये लोग तो हमसे 5-10 साल आगे हैं, 5-10 साल आगे। ईजी। हम उस टाइम पे बात किया करते। अब मुझे ये लगता है कि वो हमसे 10 साल पीछे हो गए इन हरकतों की वजह से। अच्छा, आई डोंट गो देयर एनीमोर, बट यू नो व्हाट आई सी, जो हम नजर आ रहा होता है हमें कि मतलब क्या मसले हैं उनके, कि वो एक प्रोटेस्ट में दीपिका चली गई है तो उनको इसके ऊपर इशू पड़ गया है, फिर नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं आपको वहां से ना, अजीब सी बातें। मतलब इवन विद द क्रिकेट, याद है आपको जब पीछे भी क्रिकेट मैच का भी हमारा उनके साथ सिलसिला चल रहा था, तो उनको ये मसला था कि पाकिस्तान टीम ग्राउंड पे नमाज क्यों पढ़ रही है, ये स्टेटमेंट क्या देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे नहीं था ये 2013-14 में, समवन हैज इंजेक्टेड अ लॉट ऑफ हेट इन दैट कम्युनिटी। किसी ने एकदम उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में, उन लोगों में हेट इंजेक्ट किया। क्योंकि मुझे जहां तक याद है, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है इंडिया का, कभी हमने ये नहीं होते देखा था कि यार ये मुसलमानों वाला ट्रैक है, ये हिंदुओं वाला ट्रैक है। हमने इनको हम बड़ा खुश भी होते थे इस बात से कि यार हमारे मुल्क में ये भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं, कि यार ये शिया मस्जिद है, ये सुन्नी मस्जिद है, यहाँ इतना नहीं है। यहाँ नहीं है। इट हैज चेंज नाउ। हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, वो बैकवर्ड होना शुरू हो गए। क्या बात है यार, ये तो चले
पॉजिटिव। और क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडियन इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन फिर से? यार मैं जैसे तो हमने देखा, ऑनेस्टली आई वुड विश, आई होप, मेरी तो हमेशा से दुआ है कि नॉट जस्ट इंडिया, टर्की, इंग्लैंड, दुनिया के जितने मुल्क हैं हमारे आर्टिस्ट उनके साथ कोलैबोरेट करें। बिकॉज एक मुझे ऐसा ही लगता है कि आर्टिस्ट जब कोलैबोरेशन करता है तो उसका नज़रिया चेंज हो जाता है काम को लेके, आर्ट को लेके। यानी मैं शायद प्रॉब्ली इस सोच के साथ कुछ बनाई जा रहा हूँ और मैंने कोलैबोरेशन किया तो ये एंगल खुल गए, 360 खुल गया शायद मेरे लिए। मैं 180 पे काम कर रहा था, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है काम करने की। और अल्लाह करे नहीं वो अल्लाह तो करे, लेकिन क्या दिख रहा है आपको? I don't see it करंट सिचुएशन क्या दिख रही है? I don't see it happening. I think नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में है क्रिकेट का, वो आइस ब्रेकर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग तो वहाँ के चाहते हैं, आप मेरे सोशल मीडिया उठा के देखें, लोग तो बिल्कुल जाना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए और इंडिया को खुले दिल के साथ वेलकम करना चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, बल्कि जो पिछले 5, 7, 8 सालों में बकवासियात हुई हैं कि हमने टेक्नीशियन भी नहीं कोई आने देना, हमने ये भी नहीं, ये ख़त्म करें। कहाँ होता है दुनिया में यार? और इसको ख़त्म करके बोलें कि यार हमारी आपकी टीम आ रही है, आपके आर्टिस्ट भी आए, आपके लोग भी आए। आप देखो, आपको खुशी नहीं होगी आप चंडीगढ़ में या दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान का मैच देखो, कितना मजा आएगा। यानी कि आप भी उस ग्राउंड में बैठे हो, शाहरुख खान भी उस ग्राउंड में बैठा है और पाकिस्तान इंडिया की टीमें खेल रही है, आपको और क्या चाहिए? और इंडिया में यू नो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और ये एक वाहिद मौका मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान आइस ब्रेक हो सकती है। क्या बात है। और इस ख़वातीन और हज़रात, वो कहते हैं ना, वी कैन चूज़ आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज़ आवर नेबर। तो इंडिया को हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें इंडिया को करना चाहिए, विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि पॉजिटिव जो दोनों मुल्कों की कौम के लोग हैं वो चीज़ों को एंजॉय कर सके। मुस्तफ़ा जाहिद का भी यही मैसेज है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने आपके के लिए, आने का, आपके आने का। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मैं तो आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, द स्ट्रगल यू हैव एंड माशाल्लाह द अचीवमेंट्स यू हैव नाउ, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अल्लाह आपको इससे 50 गुना ज़्यादा तरक्की दे, मेरी दुआ है आपके लिए। आमीन आप बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं और अल्लाह आपको हमेशा खुश। आमीन सुबह आमीन। अल्लाह आपको भी ज़वाल नेमत से बचाए। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मुस्तफ़ा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।